हेलो दोस्तों, क्लास ट्वेल्थ की मैं ये तीसरी डेमो क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ये थर्ड डेमो क्लास है मैथमेटिक्स की। और इसमें हम जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं वो है रिलेशन एंड फंक्शन। रिलेशन एंड फंक्शन हिंदी में बोलते हैं संबंध और फलन। ठीक है। बैकग्राउंड में अगर आपको कोई नॉइस आ रहा है तो वो ऊपर पंखा चल रहा है, ठीक है, इसको इग्नोर करने की कोशिश करना। अब मैं यहाँ पे जो लिखता हूँ उस पर ध्यान होना चाहिए और मेरी बातों पे ध्यान होना चाहिए, ठीक है। तो रिलेशन एंड फंक्शन, इस वीडियो लेक्चर में हम लोग इस चैप्टर की सारी इंपॉर्टेंट थ्योरी को समझ लेंगे, कुछ एग्जाम्पल समझ लेंगे। बाकी जो क्वेश्चंस है, क्वेश्चंस आपको अपनी बुक से प्रैक्टिस करनी है क्वेश्चंस की, ठीक है। अगर कोई क्वेश्चन आपसे सोल्व नहीं होता है तो आप टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम चैनल का नाम है द फिट माइंड इंस्टीट्यूट। द फिट माइंड इंस्टीट्यूट, आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पे आप अपने डाउट्स को शेयर कर सकते हो। 2 से 3 घंटे के अंदर आपके डाउट्स को सोल्व कर दिया जाएगा, ठीक है। चलो चैप्टर स्टार्ट करते हैं। देखो, रिलेशन एंड फंक्शन क्या होता है। अगर आपने पहली 2 डेमो क्लास देखी है तो आपको सेट समझ में आ गया होगा, सबसेट आपको समझ आ गया होगा। बहुत अच्छे से मैंने वहाँ पे आपको समझाया एग्जांपल्स के माध्यम से। रिलेशन आपको समझ में आ गया होगा और फंक्शन भी आपको समझ में आ गया होगा क्या होता है फंक्शन, ठीक है। फंक्शन एक ऐसा मीडियम होता है जो 2 सेट को आपस में कनेक्ट करता है। जैसे अगर मैं ये कहता हूँ कि एफ एक्स इज इक्वल टू 2x, जहाँ x मेरा रियल नंबर में बिलोंग करता है, x मेरा रियल नंबर में बिलोंग करता है। रियल नंबर्स क्या होते हैं? धरती के सारे नंबर को रियल नंबर हम कहते हैं, ये बात मैंने आपको बताई थी, ठीक है। तो आप देखोगे कि जब x रियल नंबर को बिलोंग करता है तो एक सेट तो हो गया मेरा रियल नंबर्स का, है ना, एक सेट हो गया मेरा रियल नंबर्स का। और जब इस सेट में से मैं रियल नंबर्स की वैल्यू लूँगा और इस फंक्शन में रखूँगा 2x में, तो क्या आएगा? सभी रियल नंबर्स में 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 2 का पहाड़ा आ जाएगा एक टाइप से। वैसे 2 का पहाड़ा 2, 4, 6, 8 ये होता है, लेकिन इसमें नेगेटिव नंबर्स भी हम लोग इंक्लूड करेंगे, है ना। तो एक नया सेट बनेगा, एक ऐसा सेट बनेगा जिसमें 2 की मल्टीप्लाई होगी, माइनस इन्फिनिटी से लेकर के -6, -4, -2, राइट, 0, 2, 4, -6, और इनके बीच के, सॉरी, +6, और इनके बीच के जो नंबर्स हो गए वो भी सारे रियल नंबर्स ही काउंट हो गए। तो आप देख रहे हो कि इस फंक्शन की वजह से 2 ऐसे सेट है, एक सेट है रियल नंबर्स का और एक सेट है ये वाला जो इस फंक्शन में x की वैल्यू रखने पे आया है। तो ये एक रिलेशन है ना, एक टाइप का रिलेशन ही होता है फंक्शन। फंक्शन को मैं बहुत अच्छे से दूसरी डेमो क्लास में समझा चुका हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप उन वीडियो को देख लो, आपको सब समझ में आ जाएगा। हम आगे पढ़ते हैं, इसमें क्या दे रखा है आपकी 12th क्लास में। एक बात बता दूं मैं आपको, यहाँ पे एनसीईआरटी पैटर्न से मैं पढ़ाऊँगा जो भी एनसीईआरटी सिलेबस में दे रखा है, ठीक है। तो चलो सबसे पहले हम बात करते हैं एम्प्टी सेट की। एम्प्टी सेट क्या होता है? एक ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट्स नहीं होता, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं ये कहता हूँ कि एक सेट है ए जिसमें एलिमेंट है ए बी सी डी ई, बस ये 4 ही एलिमेंट्स में रख रहा हूँ, ठीक है। एलिमेंट्स है, एलिमेंट्स क्या होते हैं? जो सेट के अंदर जो ये पाए जाते हैं, ठीक है, इनको हम क्या बोलते हैं? एलिमेंट्स बोलते हैं, राइट। तो ये एक सेट दे रखा है और मैं अगर ये कहूँ कि इस सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं है, अगर इस सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं है तो ये एक एम्प्टी सेट हो जाएगा। सिंपल सी चीज़ है जिसको हम सिंपली करली ब्रैकेट से या फिर फाई से डिनोट करते हैं, है ना। तो एम्प्टी सेट के बारे में मैं ये कहना चाहता हूँ कि हर एक एम्प्टी सेट किसी सेट का सबसेट होता है। हर एक एम्प्टी सेट किसी सेट का सबसेट होता है, ठीक है। तो ये सेट था कोई ए और ये एम्प्टी सेट है, ये सबसेट होगा इस ए का और ये सबसेट का सिंबल होता है, ठीक है। ये बात शायद मैं आपको बता चुका हूँ पिछली वीडियो में। इसी प्रकार जैसे एम्प्टी सेट किसी सेट का सबसेट होता है, ऐसे खुद सेट भी अपने आप का सबसेट होता है। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है, ये 2 बातें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। खुद सेट भी अपने आप का सबसेट होता है और एम्प्टी सेट भी अपने किसी भी सेट का सबसेट होता है। क्लियर? अच्छा, ये तो थी बात एम्प्टी सेट के बारे में। और यूनिवर्सल सेट के बारे में। यूनिवर्सल सेट क्या होता है? एक ऐसा सेट जिससे सभी सेट्स बनाए जा सकते हो, यानी कि बड़े वाले सेट को हम क्या कहेंगे? यूनिवर्सल सेट कहेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं ये कहूँ कि अंग्रेजी के सारे लेटर्स, तो अंग्रेजी के सारे लेटर्स क्या हो गए? ए बी सी डी, कहाँ तक? एक्स वाई जेड तक। तो ये एक यूनिवर्सल सेट है। अब मुझे बताओ इस सेट में क्या कोई और एलिमेंट्स भी आ जाएंगे क्या? अंग्रेजी में सिर्फ 26 लेटर्स ही तो होते हैं और वे 26 के 26 इस सेट में आ चुके, तो यानी कि तो सबसे बड़ा सेट हो गया।
तो इसको हम बोलेंगे यूनिवर्सल सेट। ठीक है, ये सेट अपने आप का सबसेट होता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, कई बार हम रिलेशन को ऐसे भी डिनोट करते हैं कि एक सेट है ए 1 2 3, ठीक है, और इस प्रकार से जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होती है सेट के बीच में वो ऐसे होती है कि ए कोमा बी, ये सिंबल है जो मैं बता रहा हूँ, ए कहाँ से लिया गया है, ये भी इस वाले सेट से लिया गया है, और जो बी एलिमेंट है वो किसका एलिमेंट है, वो इस वाले सेट का एलिमेंट है। तो हम ये कहेंगे कि बी बिलोंग्स टू ए। तो आप मुझे बताओ इस सेट में कौन कौन से एलिमेंट्स होंगे। कन्फ्यूज होने वाली बात नहीं है, बहुत ही आसान चीज़ है। देखो मैंने करली ब्रैकेट लगाया तो एक सेट बन गया। सेट के अंदर किस प्रकार के एलिमेंट है, ऑर्डर्ड पेयर, इनको क्या बोलते हैं, क्रमित युग्म बोलते हैं। ऑर्डर्ड पेयर के सेट है ये ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है, जब दो एलिमेंट को ब्रैकेट के तौर पे रखते हैं तो वो ऑर्डर्ड पेयर कहलाता है। सिंपली ऐसे समझ सकते हैं, जब दो एलिमेंट्स को ब्रैकेट के अंदर रखा जाता है वो ऑर्डर्ड पेयर कहलाता है। तो आप यहाँ पे देखो ऑर्डर्ड पेयर बन रहा है एलिमेंट्स का। ये ऑर्डर्ड पेयर कब बनता है, जब दो सेट की मल्टीप्लाई की जाती है। ठीक है, ये भी एक रिलेशन ही होता है, दो सेट की जब मल्टीप्लाई की जाती है तब एक ऑर्डर्ड पेयर बनता है। तो यहाँ पे मैं ए और ए ये दोनों सेट है, यानी अपने आप से ही मल्टीप्लाई हो रही है, तो इसके अंदर किस प्रकार के एलिमेंट होंगे। इसने कहा कि पहले वाला जो एलिमेंट है यानी ए जो एलिमेंट है वो इस वाले सेट से लिया जाएगा, दूसरा एलिमेंट जो है वो इस वाले सेट से लिया जाएगा। तो कैसे एलिमेंट हो सकते हैं, 1 1 हो सकता है, 2 2 हो सकता है, 3 3 हो सकता है, क्योंकि ये तीनों के तीनों एलिमेंट ए में ही बिलोंग कर रहे हैं। इसके अलावा 1 2 हो सकता है, उसके अलावा 1 3 हो सकता है, ठीक है, 2 3 हो सकता है। तो ये सारे एलिमेंट्स होंगे हमारे ए क्रॉस ए में। ठीक है, ये है मल्टीप्लिकेशन। समझ आ रही है बात आपको। अच्छा, एक एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे ये लेता हूँ कि ए क्रॉस ए ना लेकर के मैं ये कहता हूँ एक सेट है ए बी सी, और एक सेट है बी जिसके अंदर एलिमेंट्स है 1 2 3। अब मैं ये कहता हूँ कि अगर मुझे इन दोनों सेट की मल्टीप्लाई करनी है ए क्रॉस बी, तो क्या होगा, मैंने बताया पहला एलिमेंट इस वाले सेट से, दूसरा एलिमेंट इस वाले सेट से। तो ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे A1, ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे A2, ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे A3। ठीक है, इसी प्रकार ऑर्डर पेयर बनेंगे B1, B2, B3, राइट, और C1, C2, C3। तो ये इतने सारे ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे, और इन ऑर्डर्ड पेयर का जो सेट कहलाएगा वो इन दोनों सेट की मल्टीप्लिकेशन कहलाएगा। आपको बात समझ आई। ठीक है, तो इस प्रकार मल्टीप्लिकेशन करके हम दो सेट की मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन की। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन, राइट। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इक्विवेलेंस रिलेशन, क्लास 12 के फर्स्ट चैप्टर में दिया हुआ है इक्विवेलेंस रिलेशन। क्या होता है इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन एक ऐसा रिलेशन होता है जो तीन प्रॉपर्टी फॉलो करता है। इक्विवेलेंस रिलेशन एक ऐसा रिलेशन होता है जो तीन प्रॉपर्टी फॉलो करता है। पहली प्रॉपर्टी है रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। हिंदी में क्या कहेंगे, हिंदी में कहेंगे इसको समतुल्य। आप हिंदी में देख सकते हो, अपनी बुक में देख सकते हो, मुझे हिंदी की इतनी जानकारी है नहीं। समतुल्य, रिफ्लेक्सिव, ध्यान रखना है आपको। दूसरी प्रॉपर्टी है सिमेट्रिक, और तीसरी प्रॉपर्टी है ट्रांजिटिव। ठीक है, अगर आप बोर्ड एग्जाम्स में क्वेश्चंस को इंग्लिश में करते हो तो आपको नंबर अच्छे मिलते हैं। ठीक है, हिंदी में करते हो तो भी अच्छे ही मिलते हैं, इंग्लिश में करते हो तो और ज़्यादा अच्छे मिलते हैं। ठीक है, और इंग्लिश में याद रखना आसान है, और इंग्लिश में याद रखोगे तो आपको ये चीज़ें फ्यूचर में भी काम आएगी। आपको ग्रेजुएशन में भी काम आएगी, आपको बीटेक करोगे आप तब भी काम आएगी। ठीक है, मैं खुद ग्रेजुएशन वाले बच्चों को पढ़ाता हूँ तो मैं जानता हूँ इन बारे में। ठीक है, रिफ्लेक्सिव क्या होती है इक्विवेलेंस रिलेशन। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि जब कोई सेट, किसी सेट में ये तीनों प्रॉपर्टी फॉलो हो जाएगी तो उस सेट को हम क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंस रिलेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे कि उनके बीच में इक्विवेलेंस रिलेशन है। अब इन प्रॉपर्टी की बात करते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी क्या होती है। रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी होती है
कि जब एलिमेंट का रिलेशन अपने ही एलिमेंट से हो, अपने आप से हो, जब किसी एलिमेंट का रिलेशन अपने आप से हो तो वो कहलाता है हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन। क्या कहलाता है? रिफ्लेक्सिव रिलेशन फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू किसी भी सेट ए से। ठीक है, ये प्रॉपर डेफिनेशन है इसकी। सिमेट्रिक की अगर हम बात करें, हिंदी में सम्मित बोलते हैं शायद इसको, सम्मित, ठीक है, और ट्रांजिटिव को संक्रमित कुछ ऐसा बोलते हैं। आप देख लेना अपनी बुक में ट्रांजिटिव को क्या बोलते हैं। सिमेट्रिक क्या होता है कि अगर किसी एलिमेंट का रिलेशन किसी दूसरे एलिमेंट से है, ठीक है, किसी एलिमेंट का रिलेशन किसी दूसरे एलिमेंट से है, तब वो बराबर होना चाहिए दूसरे एलिमेंट का रिलेशन पहले वाले एलिमेंट से। ठीक है, फॉर ऑल ए कोमा बी बिलोंग्स टू उस सेट में। ये दोनों एलिमेंट किस सेट से लिए गए हैं? ए सेट से लिए गए। बिलोंग्स का मतलब होता है कि ये दोनों एलिमेंट इस सेट के एलिमेंट है। तो ये सिमेट्रिक की कंडीशन होती है। ट्रांजिटिव की कंडीशन क्या होती है? ट्रांजिटिव की कंडीशन ये होती है कि अगर ए का रिलेशन बी से है और बी का रिलेशन सी से है, तब ए का रिलेशन भी सी से होगा। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे हम ऐसा समझ सकते हैं कि मान के चलो ए जो है भाई है बी का, ए भाई है बी का और बी भाई है सी का, तो इसका मतलब ए सी का भी भाई होगा, है ना। इस तरीके से हम समझ सकते हैं। तो किसी क्वेश्चन में अगर ये तीनों प्रॉपर्टी फॉलो हो जाए, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, ये तीनों आपको याद हो गई होगी। रिफ्लेक्सिव जब एलिमेंट का रिलेशन अपने आप से ही होता है, सिमेट्रिक जब एलिमेंट का रिलेशन किसी दूसरे एलिमेंट से बराबर हो, दूसरे एलिमेंट का रिलेशन पहले एलिमेंट से। अच्छा, इस चीज़ को भी समझ लो एक एग्जांपल के तौर पे। मान के चलो ए भाई है और बी बहन है, ए भाई है और बी बहन है, ठीक है, या ए लड़का है बी लड़की है। तो दोनों के बीच रिलेशन कैसा है? भाई बहन का रिलेशन है ना, भाई बहन का रिलेशन है। तो यहाँ पे देखो दोनों के बीच भाई बहन का रिलेशन है, ए रिलेट टू बी, और यहाँ पे भी ये आ रहा है कि भाई बहन का रिलेशन है, तो इसका मतलब बराबर हो गया, यानी वो सिमेट्रिक हो गया। लेकिन कई बार कंडीशन ऐसे बन जाती है, कई बार कंडीशन ऐसे बन जाती है कि ए ग्रेटर है बी से, तो क्या बी भी ग्रेटर होगा ए से? दोनों में से कोई एक एलिमेंट ही तो बराबर हो, ग्रेटर होगा ना। मान के चलो अगर 2 ग्रेटर है 1 से, तब 1 ग्रेटर होगा 2 से? नहीं ना, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब ए तो बी के साथ रिलेट कर रहा है, लेकिन बी ए के साथ रिलेट नहीं कर रहा। इसका मतलब ये बराबर नहीं हुए, इसका मतलब ये सिमेट्रिक नहीं हुई, ये सिमेट्रिक प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करते। बात आ रही है आपको समझ में? ये सिमेट्रिक कंडीशन को फॉलो नहीं करते। ठीक है, अच्छा एक एग्जाम्पल समझ लेते हैं, आपकी बुक का ही एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल दिया हुआ है कि एक सेट है ए, एक सेट है ए, सेट में एलिमेंट्स है 1 2 3, राइट। और इस सेट में एक रिलेशन है, एक रिलेशन दिया हुआ है। रिलेशन कुछ इस प्रकार से है 1 1 2 2, ये रिलेशन के एलिमेंट्स हैं, 3 3, ठीक है, 1 2 एंड 2 3, ये रिलेशन के एलिमेंट्स हैं और ऑर्डर्ड पेयर में हैं। ठीक है, तो उसने ये कहा कि बताओ मुझे कि क्या ये इक्विवेलेंस रिलेशन है, ये बताना है मुझे। तो पहली प्रॉपर्टी क्या होती है इक्विवेलेंस की? रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी होती है। क्या होती है? रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी क्या कहती है कि ए का रिलेशन ए के साथ ही होना चाहिए, हर एक एलिमेंट का रिलेशन अपने साथ ही होना चाहिए। तो आप इसके हर एक ऑर्डर्ड पेयर को देखो, 1 का रिलेशन 1 के साथ है, रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी हो रही है। 2 का रिलेशन 2 के साथ है, अपने एलिमेंट के साथ ही है ना। 3 का रिलेशन भी 3 के साथ है, तो ये रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी तो इसमें फॉलो हो रही है। सिमेट्रिक भी चेक कर लेते हैं, क्या सिमेट्रिक प्रॉपर्टी फॉलो हो रही है क्या। सिमेट्रिक प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर ए का रिलेशन बी के साथ है, वो बराबर होना चाहिए बी के रिलेशन ए के साथ। तो आप देखो मुझे यहाँ पे 1 का रिलेशन 2 के साथ तो है, लेकिन इस सेट में 2 का रिलेशन 1 के साथ नहीं है, यानी कि एक ऐसा ऑर्डर्ड पेयर आपको नहीं दिखेगा इसमें। 1 का रिलेशन 2 के साथ है, लेकिन 2 का रिलेशन 1 के साथ है, ऐसा ऑर्डर्ड पेयर इस सेट में नहीं है। तो इसका मतलब ये सिमेट्रिक नहीं है, इसका मतलब ये सिमेट्रिक की कंडीशन को फॉलो नहीं करता। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है? ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी है।
ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर ए का रिलेशन बी के साथ है, बी का रिलेशन सी के साथ है, तब ए का रिलेशन सी के साथ होना चाहिए। यही तो कहती है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। तो आप देखो यहाँ से एक का रिलेशन दो के साथ तो है, फिर दो का रिलेशन तीन के साथ भी है, तो इस हिसाब से ए का रिलेशन सी के साथ यानी एक का रिलेशन तीन के साथ होना चाहिए था। लेकिन इस सेट में ऐसा कोई ऑर्डर्ड पेयर दे ही नहीं रखा जो एक का रिलेशन तीन के साथ दिखाता हो। क्या ऐसा ऑर्डर्ड पेयर है इस सेट में 1,3 वाला? नहीं है ना, तो इसका मतलब ये ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी भी फॉलो नहीं करता। कितने सिंपल से क्वेश्चन है। रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी ये कहती है कि हर एक एलिमेंट का अपने एलिमेंट के साथ रिलेशन होना चाहिए, तो ये ऑर्डर्ड पेयर मुझे दे रखे थे, इसमें रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी तो फॉलो हो रही है। सिमेट्रिक कंडीशन ये कहती है कि अगर एक एलिमेंट का रिलेशन बी के साथ है तब दूसरे एलिमेंट का रिलेशन पहले वाले के साथ होना चाहिए। तो हमने ये वाला ऑर्डर्ड पेयर लिया, इसमें देखा कि एक का रिलेशन दो के साथ तो है, लेकिन ऐसा पेयर नहीं है कि 2,1 हो, यानी दो का रिलेशन एक के साथ हो, तो इसका मतलब सिमेट्रिक कंडीशन को फॉलो नहीं करता। ट्रांजिटिव कंडीशन हमने देखी, ट्रांजिटिव कंडीशन होती है कि अगर ए का रिलेशन बी के साथ है, बी का रिलेशन सी के साथ है, तब यहाँ पे ये तब का सिंबल लगा लो, तब ए का रिलेशन सी के साथ होना चाहिए। तो हमने देखा कि एक का रिलेशन दो के साथ तो है, फिर दो का रिलेशन तीन के साथ है, तो ट्रांजिटिव के हिसाब से एक का रिलेशन तीन के साथ होना चाहिए था, लेकिन यहाँ ऐसा ऑर्डर्ड पेयर नहीं दे रखा, तो इसका मतलब ये ट्रांजिटिव भी नहीं है। तो ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक नहीं है, ट्रांजिटिव नहीं है, इसका मतलब ये इक्विवेलेंस रिलेशन भी नहीं है। इसका मतलब ये इक्विवेलेंस रिलेशन भी नहीं है। आई बात समझ में? इस प्रकार से आपको क्वेश्चन करने हैं इक्विवेलेंस के, ठीक है। ये मैंने एक एग्जांपल लिया है, अभी मैं सिर्फ डेमो क्लास आपको दे रहा हूँ, जिससे आपको आइडिया हो जाए कि किस तरीके से हमको पढ़ना है और किस तरीके से मैं आपको पढ़ाऊँगा, ठीक है। डिटेल में अपने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो, एक बार देखो समझ में आ रही है क्या बात, क्वेश्चन हो जा रहे हैं नहीं हो रहे। अगर नहीं हो रहे तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ करके मुझे बताओ क्वेश्चन जो आपसे नहीं हो रहे, उनको डाउट मैं आपको सोल्व कर दूँगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फंक्शन। फंक्शन का बेसिक मैंने आपको बता दिया था। इसमें हम लोग पढ़ेंगे टाइप ऑफ फंक्शन, ठीक है। तो टाइप ऑफ फंक्शन में सबसे पहली बात आती है 1 की, 1 ठीक है। 1 को हिंदी में क्या कहते हैं? शायद एकेकी कहते हैं। एकेकी का भी मतलब वही है कि 1 to 1 है ना, 1 तो आप इंग्लिश में याद रख लो, इंग्लिश में बड़ा आसान है ये 1 ठीक है, 1 फंक्शन। अच्छा क्या होता है 1 फंक्शन? अगर मैं परिभाषा की बात करूं तो परिभाषा तो ये कहती है कि दो एलिमेंट अगर बराबर है, x1 बराबर x2, दो एलिमेंट या दो पॉइंट कह सकते हो आप इनको, दो पॉइंट लिए मैंने x1 एंड x2, अगर वे दोनों बराबर है तब इन दोनों पॉइंट पर फंक्शन भी बराबर होने चाहिए, यानी fx1 बराबर होना चाहिए fx2 के। ये परिभाषा है 1 फंक्शन की। दो पॉइंट बराबर है, दोनों पॉइंट पे फंक्शन भी बराबर होना चाहिए 1 ठीक है, बराबर होना चाहिए। तो ये 1 फंक्शन की परिभाषा है। सिंपली हम इसको कैसे समझ सकते हैं, देसी भाषा में मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये दो सेट है, ठीक है, डायग्राम से समझा रहा हूँ। ये एक सेट है ए जिसके अंदर एलिमेंट्स है 1 2 3 4, और ये एक सेट है बी जिसके अंदर एलिमेंट्स है मान के चलो ए बी सी डी ई, ठीक है, यहाँ तक बढ़ा लो इसको, ई एलिमेंट है। तो 1 ये कहता है कि जो सेट ए है ना, सेट ए इसके हर एक एलिमेंट्स की इमेज बननी चाहिए, हर एक एलिमेंट्स की इमेज इसमें बननी चाहिए किसी बी के किसी भी एलिमेंट्स के साथ। बी में भले ही एक एलिमेंट ऐसा रह जाओ जिसकी कोई इमेज नहीं है, उस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ए में कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं रहना चाहिए जिसकी इमेज ना बनती हो, ठीक है। और हर एक एलिमेंट की इमेज इधर वाले एक ही एलिमेंट के साथ बनती है, 1 की इमेज ए के साथ ही बनती है। अब कुछ बच्चों के माइंड में डाउट होगा कि ये इमेज क्या बन रही है, इमेज को समझेंगे अभी, इमेज रेंज से कनेक्टेड है, उसको हम समझेंगे अभी सिर्फ डायग्राम को समझ लो, पहले बेसिक समझ लो। तो मैं ये कह रहा हूँ कि अगर 1 का रिलेशन सिर्फ ए के साथ ही है, 2 का रिलेशन सिर्फ बी के साथ ही है, 3 का रिलेशन सिर्फ सी के साथ ही है, 4 का रिलेशन सिर्फ डी के साथ ही है, और हमने देखा कि ए सेट में जितने भी एलिमेंट हैं उन सभी का किसी ना किसी के साथ में रिलेशन है, तो इस फंक्शन को हम कहते हैं 1 फंक्शन,
वन वन यानी कि एक एलिमेंट की एक ही इमेज, वन वन एक एलिमेंट की एक ही इमेज, ठीक है। सेट ए क्या होता है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं एफ सच दैट ए टेंड्स टू बी। फंक्शन को तो हम ऐसे डिनोट करते हैं, दूसरी डेमो क्लास में मैंने आपको समझाया फंक्शन को हम ऐसे डिनोट करते हैं कि एफ सच दैट ए टेंड्स टू बी। और वहीं पे मैंने आपको ये भी बताया था कि ये जो पहले वाला सेट होता है इसको हम डोमेन बोलते हैं, इसको हम डोमेन बोलते हैं, हिंदी में प्रांत कहते हैं। इसको हम कोडोमेन बोलते हैं, हिंदी में सह प्रांत कहते हैं, ठीक है। और जब मैं कोई वैल्यू डोमेन से लेता हूँ और इस फंक्शन में रखता हूँ, और फंक्शन में रखने के बाद जो वैल्यू इस सेट में जाती है उसको मैं रेंज कहता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आपको कॉम्प्लेक्स दिख रहा होगा, आसान बनाए इसको थोड़ा सा। देखो अगर मैं ये कहता हूँ कि एफ सच दैट ए टेंड्स टू बी, इस फंक्शन में डोमेन, रेंज और कोडोमेन को अगर मुझे समझना है तो मान के चलो एक सेट मुझे ए दे रखा है जिसमें एलिमेंट है 1 2 3, ठीक है। एक सेट मुझे बी दे रखा है जिसमें एलिमेंट है 1 4 9 16, राइट। और जो फंक्शन मुझे दे रखा है एफ एक्स, वो कुछ इस प्रकार से दे रखा है कि हर एक एलिमेंट का स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो जिस डोमेन की मैंने बात की है, डोमेन मैंने किसको बताया, इस पहले वाले सेट को। तो डोमेन को हम ये कह सकते हैं कि x की वैल्यूज़ को हम डोमेन कहते हैं, कि जिस सेट में से हम x की वैल्यू को चुनेंगे उसको हम लोग डोमेन कहते हैं। तो फंक्शन में रखने के लिए x की वैल्यू मैं किससे चुनूंगा, a वाले सेट से, यानी इस वाले सेट से चुनूंगा मैं, राइट। तो x की वैल्यू जब 1 होगी तो 1 पे फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा। जब x की वैल्यू मैं 2 लूँगा तो फंक्शन में रखूँगा x की जगह पे तो वैल्यू क्या आएगी, 4 आएगा। 3 रखूँगा तो फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी, 9 आएगी, ठीक है। तो आप ध्यान से देखो, ये जो 1 है ये 1 है, ये सेट बी में है, ये जो 4 है ये सेट बी में है, ये जो 9 है ये सेट बी में है, लेकिन इसमें एक एक्स्ट्रा एलिमेंट है 16, ठीक है। एक्स्ट्रा एलिमेंट है एक 16। तो इस सेट बी को हम लोग कहेंगे कोडोमेन, इसको हम लोग क्या कहेंगे, ये कोडोमेन है, ये सह प्रांत है, कोडोमेन है, ठीक है। इस डोमेन का भाई है ये कोडोमेन, ठीक है। और रेंज किसको बोलेंगे, रेंज उन एलिमेंट्स को बोलेंगे जो ए की वजह से बी में पड़े हैं, जो इस ए की वजह से बी में पड़े हैं। ए की वजह से बी में कौन पड़े हैं, सिर्फ 1 4 9 पड़े हैं, तो रेंज क्या होगी इसकी, 1 4 9। यही बात तो समझाई मैंने आपको, यही बात समझाई है ना मैंने, कि जब एफ सच दैट ए टेंड्स टू बी, रेंज क्या होती है, जब ए से बी पे जाते हैं तो वो उसकी रेंज कहलाती है। तो ए से मैंने ये 3 एलिमेंट लिए और बी में सिर्फ 1 4 9 पे हम लोग पहुँचे, तो 1 4 9 रेंज है, 16 रेंज में नहीं आएगा। 16 किस में आएगा, कोडोमेन में आएगा। डोमेन क्या है, ये इस पहले वाले सेट की सभी वैल्यू डोमेन है। क्लियर हो गई आपको बात। तो आप ध्यान से देखो कि 1 की इमेज ये 1 बनी, 2 की इमेज ये 4 बनी, 3 की इमेज ये 9 बनी, यानी हर एक एलिमेंट की एक एक इमेज बनी है। तो ये कैसा फंक्शन है, ये एक 1 1 फंक्शन है। ये कैसा फंक्शन है, ये एक 1 1 फंक्शन है, ठीक है। ये तो बात थी समझने वाली। मैथमेटिकल रूप में करेंगे कैसे हम इसको, मैथमेटिकल रूप में हम इसको करेंगे इस प्रकार से। क्वेश्चन कैसे क्या दिया हुआ था मुझे, क्वेश्चन दिया हुआ था एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो मैथमेटिकल वे में हम इसको करेंगे कि लेट x1 x2 बिलोंग्स टू a। 2 एलिमेंट ले लिए मैंने जो किसी सेट a में बिलोंग कर रहे हैं। मैंने ये कहा है कि 1 1 दिखाने के लिए इन दोनों पॉइंट को फंक्शन में रखो पहले और उन्हें बराबर रखो, fx1 बराबर fx2। परिभाषा यही बताई है ना मैंने कि इन दोनों पॉइंट पे फंक्शन को बराबर रखो। सोल्व करने के बाद अगर ये पॉइंट भी बराबर आ गए तो वो फंक्शन मेरा 1 1 हो जाएगा, सिंपल सी चीज़ है। तो मैंने x1 पे फंक्शन को रखा तो इधर बन गया x1 का स्क्वायर, इधर बन गया x2 का स्क्वायर। अंडर रूट ले लो दोनों साइड में तो स्क्वायर ख़त्म होगा, बराबर आ जाएगा x1 बराबर x2। यही होती है 1 1 की परिभाषा। तो इस तरीके से हम लोग 1 1 क्वेश्चंस को डिफाइन कर सकते हैं, राइट। इसी 1 1 को हम लोग, एक दूसरा टर्मोलॉजी भी होता है, एक दूसरी टर्मोलॉजी होती है, उसको हम कहते हैं इंजेक्टिव। इंजेक्टिव कुछ नहीं होता, 1 1 फंक्शन को ही हम लोग इंजेक्टिव कहते हैं, ठीक है। 1 1 फंक्शन को ही हम लोग इंजेक्टिव कहते हैं। ये आपको ध्यान रखनी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्मोलॉजी है। एनडीए के एग्ज़ाम में डायरेक्टली पूछ ली जाती है इंजेक्टिव क्या होता है, ठीक है। जो बच्चे तैयारी करते हैं एनडीए के एग्ज़ाम की, करेंगे कुछ बच्चे 12th के बाद
ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा एक टर्मोलॉजी होती है बाइजेक्टिव। बाइजेक्टिव, अब बाइजेक्टिव क्या होता है सर? ये तो एक फंक्शन है ऑन टू, जिसको हिंदी में कहते हैं आच्छादक। क्या कहते हैं? आच्छादक। आच्छादक से पढ़ने से पहले एक बार वन वन के ही कंसेप्ट को अच्छे से देख लो एक बार। वन वन मैंने आपको समझाया, ठीक है। वन वन मैंने आपको क्या समझाया कि किसी सेट का, ये समझाया था मैंने आपको 1 2 3, इधर कुछ एलिमेंट लिए थे मैंने ABCD। अगर किसी सेट का एलिमेंट दूसरे सेट के एक एक एलिमेंट के साथ इमेज बना रहे हैं तो दैट इज़ 1 1। लेकिन अगर ये एक एलिमेंट इसके दो एलिमेंट्स के साथ इमेज बना दे, एक एलिमेंट इसके दो एलिमेंट के साथ इमेज बना दे, ठीक है, तो ये हमारा कहलाएगा फिर मैनी वन फंक्शन। मैनी वन फंक्शन यानी एक एलिमेंट की दो इमेज, एक से ज़्यादा के साथ इमेज बन रही है, यानी मैनी इमेज बन रही है, तो दैट इज़ कॉल्ड मैनी वन फंक्शन। क्लियर हो गई बात? और वन वन में मैंने ये आपको ये बताया था कि ज़रूरी नहीं है इधर सभी एलिमेंट के साथ इमेज बनो, ऐसा भी हो सकता है कि इधर कोई एलिमेंट छूट जाए, ठीक है। लेकिन अब जो हम ऑन टू पढ़ने वाले हैं, ऑन टू में कंडीशन ये है, ऑन टू में कंडीशन ये है, एक सेकेंड, हाँ, ऑन टू में कंडीशन ये है कि ये जो सेट इधर बना था 1 2 3 और ABCD, ऑन टू की कंडीशन ये है कि इधर कोई एलिमेंट खाली नहीं बचना चाहिए। इस बार इधर वाले एलिमेंट्स की हर एक इमेज बननी चाहिए, ठीक है। तो अगर मान के चलो यहाँ D वाला एलिमेंट भी होता तो उसकी भी कोई ना कोई इमेज होनी थी। अगर उसकी भी इमेज हो जाएगी तो हम कहेंगे वो फंक्शन ऑन टू है, वो फंक्शन ऑन टू है, राइट। कहने का मतलब है कि अगर मैं इसको fx मान लूँ, ये fx की वैल्यूज ही तो है, दूसरे वाला सेट जो है fx की वैल्यूज ही तो होता है, जिसको मैं y कह सकता हूँ। ये सभी x की वैल्यूज़ होती है, x के मान होती है सभी, इनको मैं x कहता हूँ। तो कहने का मतलब है कि fx की इमेज y वाले सेट के सभी एलिमेंट्स के बराबर होनी चाहिए। तो जनरली परिभाषा में यही होता है ऑन टू की कि fx इक्वल टू y होना चाहिए। ये परिभाषा आप याद रख लो। वन वन की परिभाषा मैंने आपको क्या बताई कि अगर आप 2 पॉइंट पे fx1 बराबर रखोगे आप fx2, तो सोल्व करने के बाद x1 बराबर x2 आना चाहिए। दैट इज़ द डेफिनेशन ऑफ वन वन फंक्शन एंड दैट इज़ द डेफिनेशन ऑफ ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन आपको समझ आ गया होगा। इस बार ये जो कोडोमेन वाला सेट है, इसमें कोई भी एलिमेंट खाली नहीं बचना चाहिए, सभी की इमेज कोई ना कोई होनी चाहिए। दैट इज़ कॉल्ड ऑन टू फंक्शन, राइट। समझ आ गई बात? तो ये बात थी टाइप ऑफ फंक्शंस की, ठीक है। इसका टाइप ऑफ फंक्शन में वन वन एंड ऑन टू का मैंने आपको एग्जांपल बता दिया। इस वीडियो लेक्चर में इतना ही, थ्योरी ही मुझे कंप्लीट करानी थी इस वीडियो लेक्चर में, और आपको बताना था कि किस तरीके से हमारी डेमो क्लासेस चलेगी। इस क्लासेस में आपको क्या मिलने वाला है, देखो, एक तो आपको 1 ईयर की वैलिडिटी मिलेगी इस कोर्स में। ऑनलाइन बैच है ये, क्लास 12th वाले बच्चों के लिए मैथमेटिक्स में 1 ईयर की वैलिडिटी मिलेगी, जिसकी फ़ीस है सिर्फ 3000 रुपीज़, यानी एक साल के सिर्फ 3000 रुपये। बहुत ही कम फीस है, 300 रुपये महीना से भी कम फीस बैठती है ये, ठीक है। मोबाइल का रिचार्ज भी इससे ज़्यादा होता है, तो 300 रुपये प्रति महीना से भी कम की फ़ीस होती है ये आपकी 1 ईयर वैलिडिटी है, बोर्ड एग्ज़ाम तक चलेगी। देखो बच्चों के जो टीचर जो डिपेंड होते हैं ना, वो बच्चों की फ़ीस पर ही डिपेंड होते हैं, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि आपके टीचर्स के भी रोज़गार चलते रहे, और आपको हम लोग फ़ीस किसकी लेते हैं, हम लोग फ़ीस लेते हैं आपको जो हम टाइम दे रहे हैं, ठीक है। जिस टाइम के हिसाब से हम आपको पढ़ा रहे हैं उसकी फ़ीस लेते हैं, यानी कि अपने टाइम की कीमत लेते हैं, और बहुत ही कम कीमत है। इससे आपको क्वालिटी कंटेंट आपको मिलेगा, ठीक है। सिर्फ यही नहीं कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम्स में अच्छे नंबर आएंगे, बल्कि मैं आपको ऐसी ऐसी चीज़ें पढ़ाने वाला हूँ जो आपको फ्यूचर में भी काम देगी, ठीक है, जो आपको मैथ्स में एक्सपर्ट बना देगी, राइट। तो अभी हम अपने ही कोर्स की बात करते हैं। इस कोर्स में आपको 1 ईयर वैलिडिटी मिलेगी, जिसकी कीमत है सिर्फ 3000 रुपये, और इसमें कंप्लीट बुक आपको करा दी जाएगी, ठीक है, विद क्वेश्चंस, विद डाउट सॉल्यूशंस, विद थ्योरी, सब कुछ, राइट। मिशन रहेगा इसमें हमारा 90+ % मार्क्स स्कोर करना इन बोर्ड एग्ज़ाम, 90+।
ठीक है, यानी कम से कम 90% तो मुझे चाहिए ही चाहिए, हर एक बच्चे के मुझे 90% नंबर चाहिए। उससे ऊपर आप 100% लेकर के आ जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, तो मिशन रहेगा 90+% इन बोर्ड एग्ज़ाम्स। ये कोर्स टारगेटेड है बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए। बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए वैलिडिटी कब तक होगी? जब तक आपके बोर्ड एग्ज़ाम्स नहीं होते। वीडियो लेक्चर्स आपको कैसे मिलेंगे? इसी तरीके से आपको वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, यहीं पे आपको इस तरीके से पढ़ाया जाएगा, बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। बस आपको सेल्फ मोटिवेटेड रहना है, राइट। ऐसा नहीं करना कि आप वीडियो देखने लग जाओ और 10 मिनट की वीडियो देखो और आप छोड़ के भाग जाओ, ऐसे पढ़ाई नहीं होती। आपको सेल्फ मोटिवेटेड रहना है, सारी चीज़ों को ध्यान से समझना है, स्किप बिल्कुल नहीं करनी। ये समझना है कि टीचर आपके सामने ही बैठा है, भले ही हम आपके सामने ना बैठे हो, लेकिन ये समझना है कि टीचर आपके सामने ही बैठा है। ठीक है, क्योंकि आपका भविष्य सुधर रहा है। जो बच्चे सीरियस हो गए अपने फ्यूचर के लिए, वो समझते होंगे इन बात को। तीसरा पॉइंट क्या है इसमें? एक सेकंड रुको। तो नेक्स्ट पॉइंट आपका ये है कि जो आपको वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे वो आपको रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, जिसको आप लोग कभी भी कितनी बार भी देख सकते हो। ठीक है, रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स आपको मिलेंगे और हर एक लेक्चर्स की 30 से 45 मिनट की ड्यूरेशन होगी, यानी कि आधा पौना घंटा आपको ढंग से बैठना है, बैठ करके अपनी पढ़ाई करनी है। ठीक है, थ्योरेटिकल पोर्शन आपको अच्छे से समझा दिया जाएगा, क्वेश्चंस आपको सारे करवाए जाएंगे, सारे तो नहीं करवाए जाएंगे लेकिन काफ़ी क्वेश्चंस आपको कराए जाएंगे। सारे क्वेश्चंस की आपको खुद प्रैक्टिस करनी है। अगर कोई क्वेश्चन आपको दिक्कत देता है, आपसे सोल्व नहीं होता, तो डाउट सॉल्यूशन आपके 24 घंटे होंगे, 24/7 डाउट सॉल्यूशन होंगे। कहाँ होंगे? या तो व्हाट्सअप ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हो, या फिर आप टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन करते हो, वहाँ पे आपको डाउट क्वेश्चंस जो है सोल्व किए जाएंगे। ठीक है, बेस्ट क्वालिटी कंटेंट आपको मिलेगा, बेस्ट क्वालिटी कंटेंट आपको मिलेगा और आपके एजुकेशन का पूरे तरीके से ध्यान रखा जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी। आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करो, नहीं पसंद आया है तो कमेंट करके बताओ क्या चीज़ पसंद नहीं आई, पढ़ाने का तरीका कोई स्पीड में तो नहीं है। ठीक है, जो भी आपकी प्रॉब्लम है वो आप कमेंट करके पूछ सकते हो और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लो। इस चैनल पे बहुत अच्छी वीडियोज़ आने वाली है, आगे मैं कंपटीशन की भी बहुत सारी वीडियोज़ इसमें डालने वाला हूँ। तो जो बच्चे अपनी पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद नौकरी की तैयारी करेंगे, अच्छी जॉब की तैयारी करेंगे, तो उनको भी यहीं से कंटेंट मिल जाएगा। ठीक है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, सभी का धन्यवाद। जय हिंद।